स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। भारत एक कृषि प्रधान देश था और आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। मौर्य काल का जो आर्थिक व्यवस्था थी, प्राचीन भारत में लगभग वही आर्थिक व्यवस्था रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश था और जिसमें आयकर का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। मेगस्थनीज ने और साथ में दूसरे यूनानी लेखक स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क, इन्होंने मौर्य काल में समस्त भूमि राजा की मानी है। अर्थात भूमि का स्वामी किसे मान लिया गया? राजा को। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वार्ता। वार्ता में क्या शामिल था? वार्ता में क्या शामिल था? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार, इन तीनों को मिलकर के क्या कहा गया? वार्ता। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये तैयार करेंगे। तो वार्ता किससे संबंधित हो गया? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार। अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा है? वार्ता। अर्थशास्त्र में धान मतलब चावल, चावल की फसल को सबसे उत्तम बताया गया है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी जिसका अर्थशास्त्र में उल्लेख है। खाद्यान्न है, दालें हैं, गन्ना है, परंतु सबसे उत्तम फसल कौन सी बताई है? धान। अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसल उगाने का उल्लेख है। कौन कौन सी? हेमन। हेमन कौन सी थी? रबी की फसल। एक ग्रीष्मिक, ये कौन सी थी? खरीफ की फसल। केदार, ये थी जायद की फसल। मतलब अर्थशास्त्र में रबी, खरीफ और जायद की फसलों का उल्लेख है। परंतु मेगस्थनीज ने ये लिखा वर्ष में 2 बार वर्षा होती थी, अतः कृषक 2 फसल उगाते थे। जबकि अर्थशास्त्र में कितनी फसलों का उल्लेख है? 3 फसलों का। राज्य की भूमि की व्यवस्था शीताध्यक्ष द्वारा होती थी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। राज्य की भूमि की व्यवस्था किसके द्वारा होती थी? शीताध्यक्ष द्वारा होती थी। और इससे होने वाली आय को कौटिल्य ने शीता कहा। इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। शीता क्या थी? राज्य या राजा की भूमि से, सरकारी भूमि से होने वाली आय को क्या कहा? शीता। और इसकी व्यवस्था कौन करता था? शीताध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्र कौन थे? भूस्वामी, भूमि के मालिक। उपवास कौन थे? काश्तकार। मौर्यकालीन कर देखो, मौर्यकालीन कर। मौर्यकालीन करों में सबसे प्रमुख था भूमि कर। सबसे प्रमुख कौन था? भूमि कर। भूमि कर को भाग भी कहते थे। भाग ये क्या था? किसानों से उपज का हिस्सा लिया जाता था। और एक अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर कितना था? भूमि कर था 1/6। भूमि कर कितना हो गया? 1/6। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है भूमि कर 1/6 से 1/4 के बीच हो सकता था। आपातकाल में या संकट के समय, संकट के समय भूमि कर कितना कर दिया जाता था? 1/4। नहीं, भूमि कर कितना था? 1/6। एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें? रूमिनदेयी अभिलेख पढ़ते समय। आप याद रखना, यहाँ मैं पुनः बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। रूमिनदेयी अभिलेख। इस अभिलेख में उल्लेख है कि मौर्य सम्राट अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष रूमिनदेयी की यात्रा की। और इस रूमिनदेयी का जो भूमि कर है वो 1/6 से घटा करके कितना कर दिया था? 1/8। साथ में एक बात और लिखा था इसी में कि रूमिनदेयी को बलि मतलब धार्मिक कर से मुक्त
कर दिया गया था। रुमिनदेई नेपाल की तराई में है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये जो रुमिनदेई अभिलेख है इससे मौर्य काल की अर्थव्यवस्था पर या कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला कर देखो, यह है हिरण्य। हिरण्य क्या था? उपज के रूप में अनाज न लेकर नगद लिया जाता था। मतलब भूमि कर, जो भूमि का उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, मतलब अनाज के रूप में लिया जाता था 1/6, वो तो कहलाता था भाग। पर यदि यही नगद लिया जाए तो ये क्या कहलाता था? हिरण्य। उपज के रूप में अनाज न लेकर नगद लिया जाता था। आगे देखो, परण्य। परण्य क्या था? परण्य था संकट काल में प्रजा से वसूला जाने वाला कर। अर्थशास्त्र में उल्लेख है परण्य का। परण्य क्या था? संकट काल में प्रजा से वसूला जाने वाला कर। विष्टि क्या थी? बेगार, जनता से जो बेगार ली जाती थी। बलि क्या थी? धार्मिक कर। बलि था धार्मिक कर। सेतु, सेतु क्या था? फल व सब्जियों की उपज पर लिया जाने वाला कर। तो एक बार देखें इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। भारत कृषि प्रधान देश था और आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। और मेंगस्थनीज ने भूमि किसकी बताई है? राजा की। अच्छा, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार। और इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? वार्ता। अर्थशास्त्र में प्रमुख फसल क्या बताई थी? धान। और अर्थशास्त्र में 3 फसलें उगाने का उल्लेख है, हेमन, ग्रीष्मिक, केदार। मेंगस्थनीज ने 2 प्रकार की। सित्ता था राज की भूमि से होने वाली आय, इसको कौन देखता था? सित्ताध्यक्ष। क्षेत्र कौन थे? भूस्वामी। उपवास कौन थे? काश्तकार। भाग क्या था? अनाज के रूप में किसानों से लिए जाने वाला उपज का 1/6 भाग। मौर्य काल में कर कितना था? 1/6 से 1/4, बाकी 1/6 था। आपातकाल में 1/4 लिया जाता था। रुमिनदेई अभिलेख में रुमिनदेई का जो कर है 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8। और कौन से कर से मुक्त कर दिया था? बलि, धार्मिक कर से। विष्टि क्या था? बेगार। परण्य था आपातकाल में प्रजा से वसूल किया जाना। हिरण्य था उपज के रूप में अनाज न लेकर नगद लिया जाता था। सेतु था फल व सब्जियों की उपज पर कर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमि कर 1/6 था। भूमि कर 1/6 था। दूसरा सित्ता, राज की भूमि से होने वाली आय। 2 महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। फिर भाग, भूमि कर, हिरण्य, नगद कर। एक ये रुमिनदेई अभिलेख इम्पोर्टेंट है जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। एक वार्ता। वार्ता क्या था? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार को वार्ता कहते थे। अब देखें सिक्के। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न आ जाता है। पिछली बार एग्जाम में आया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सी मुद्रा का उल्लेख है? तो याद रखना पण सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ राज की मुद्रा कौन सी थी? पण। इसी पण को कर्षापण भी कहते हैं। कर्षापण। इसका उल्लेख कहाँ है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये जो पण थी ये 3/4 तोला था। इसका जो वजन था 3/4 तोला। और ये किसका था? चांदी का। इसका उल्लेख किस में है? अर्थशास्त्र में। आपने मौर्य प्रशासन पढ़ते समय पढ़ा था कि जो उच्च अधिकारी थे, प्रधानमंत्री, इनका 48,000 पण था वार्षिक वेतन। तो उच्च अधिकारियों को वेतन भी किस में दिया जाता था? कर्षापण में। ये जो पण थे इसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा, पिपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चिन्ह खुदे होते थे।
अतः इन्हें आहत या पंचमारक सिक्का कहा जाता था। भारत के प्राचीन सिक्कों में आते पंचमारक, इनके क्या होता था, जैसे चंद्र है, सूर्य है, इनका ठप्पा लगा दिया जाता था या पंच कर दिया जाता था, तो इसको इसलिए क्या कहते थे, पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के। चलो एक खूब इम्पोर्टेंट हो गया, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन किस मुद्रा का उल्लेख है, पर्ण। कौन सी मुद्रा है इम्पोर्टेंट, पर्ण। आगे देखो, सोने के जो सिक्के थे वो था निष्क और स्वर्ण, पहले भी पढ़ चुके हो। निष्क है, ये क्या था, ये आभूषण था, बाद में सिक्का हो गया था, मौर्य काल में भी था। और स्वर्ण, ये स्वर्ण के सिक्के थे। अच्छा, पर्ण, पर्ण को क्या बोलते थे, कर्षापर्ण, एक धरण शतमान, ये मौर्य काल में चांदी के सिक्के थे। मशक और काकणी, ये तांबे के सिक्के थे। याद रखना, मशक भी इम्पोर्टेंट है, काकणी भी, ये तांबे के सिक्के थे। पर्ण, कर्षापर्ण, धरण, शतमान ये चांदी के थे। निष्क, स्वर्ण ये सोने के सिक्के थे। एक ये जो मशक जो तांबे का सिक्का था, ये चांदी के पर्ण का 1/6 भाग होता था। चांदी के पर्ण का कितना हो गया, 1/6 भाग। एक है लक्षणाध्यक्ष, ये कौन था, लक्षणाध्यक्ष मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी था, पहले भी पढ़ चुके हैं। लक्षणाध्यक्ष, मौर्य प्रशासन में हमने अध्यक्ष पढ़ते समय 27 अध्यक्षों का उल्लेख किया था, उन अध्यक्षों में लक्षणाध्यक्ष मुद्राओं को जारी करने वाला। एक रूपदर्शक, ये दोनों याद करोगे, रूपदर्शक था मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी। पथकर, ये आय का दूसरा मुख्य स्रोत था, इस पथकर को बिक्री कर भी कहते थे। देशी वस्तुओं पर ये 4% था और जो आयातित वस्तुएं होती थी उन पर 10% था। तो पथकर या बिक्री कर दूसरा महत्वपूर्ण कर था। मैंगस्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखोगे, मौर्य काल का जो प्रमुख उद्योग था वह सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। प्राचीन भारत में या कभी भी पूछे, भारत का प्रमुख, प्राचीन में भी मध्यकाल में भी प्रमुख उद्योग कौन सा रहा है, सूती वस्त्र उद्योग। यह है काशी, बंग था बंगाल, पुरंदर, कलिंग, मालवा आदि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तो सूती वस्त्र उद्योग की कौन सी मुख्य जगह हुई, काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा। काशी और पुंड्र ये रेशमी कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक है वेरी इम्पोर्टेंट, मलमल के लिए बंग विश्व विख्यात था। बंगाल का जो मलमल है वो पूरी दुनिया में विख्यात था। वैसे ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध है। मलमल के इतने जिन्नी और रेशमी वस्त्र थे। ये प्लिनी ने जो आंसू बहाए हैं वो मलमल के लिए भी बहाए हैं। मलमल इतना प्रसिद्ध था, यह रोम जाता और इसके बदले रोम से सोने की स्टेडिया, वहाँ की मुद्रा काफ़ी संख्या में आती थी। मलमल इतना पतला और जिन्ना वस्त्र था कि वहाँ की सरकार ने महिलाओं को पहनने पर रोक लगा दी गई थी मलमल के वस्त्रों के लिए। रेशम का आयात चीन से होता था और ये रेशम चीनपट के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में 4 प्रमुख मार्ग थे। ये पहला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। उत्तरापथ, इसे राजपथ भी कहते थे। ये व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। ये कौन सा था, उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम पुरुषपुर, उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर पाटलिपुत्र तक जाता था। एक था ना कटक से अटक तक, उत्तर पश्चिम से, और पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी। और फिर यही आगे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है, वर्तमान में जो कोलकाता है, इधर पहले बंगाल में प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति बहुत प्रसिद्ध थी, यहाँ तक जाता था। उत्तरापथ था। इसे ही आज हम ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड ये महत्वपूर्ण राजमार्ग था। दूसरा था हेमवत पथ।
ये मार्ग हिमालय की तरफ जाता था। देखो, 4 प्रमुख राजमार्ग थे। मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से जाता था। पाटलिपुत्र को केंद्र बना करके एक तो उत्तर पश्चिम में चला गया जो उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, एक हिमालय की तरफ चला गया जो हेमवत कहलाता था, एक दक्षिण मार्ग जो श्रावस्ती से गोदावरी नदी के तट पर, और यहाँ एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठान व्यापारिक मंडी था, एक शहर था, प्रतिष्ठान तक ये यहाँ जाता था। तीसरा था श्रावस्ती से राजगृह तक, श्रावस्ती से राजगृह तक, ये चौथा राजमार्ग था। इस तरह से महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग को, श्रावस्ती से गोदावरी के तट को, इसको महत्वपूर्ण मानना है क्योंकि ये मोती मणियों इनके लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक हम 4 बार इम्पोर्टेंट लगा के करेंगे। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति, ये बंगाल में है। पश्चिमी तट का बंदरगाह ये बरगुकुछ है, वर्तमान का बड़ौच जो गुजरात में है, और एक शोपारा महाराष्ट्र में। शोपारा महाराष्ट्र से अशोक का अभिलेख भी मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा हो गया? ताम्रलिप्ति। पश्चिमी तट के कौन से हो गए? बरगुकुछ और शोपारा। भारत का व्यापार पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका के साथ होता था। चीन से रेशम प्राप्त होता था, ताम्रपर्णी से मोतियाँ, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा और पश्चिमी एशिया से भारत को घोड़े मिलते थे। मतलब ये चीज़ें आयात होती थी। चीन से क्या आता था? रेशम, ताम्रपर्णी से मोतियाँ, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा और पश्चिमी एशिया से घोड़े। और भारत से मिस्र को क्या जाता था? हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी का निर्यात होता था। और पश्चिमी एशियाई देशों को औषधियाँ जाती थी, सूती वस्त्र जाते थे। मसालों में एक बात याद रखना, काली मिर्च ये बहुत प्रसिद्ध थी और इसे यवन प्रिया भी कहा जाता था। काली मिर्च है, हल्दी है, मिर्च है, इस तरह से भारत से ये निर्यात होते थे। अब देखो, इसमें एक बार महत्वपूर्ण पुनः सुन लो। सिक्के याद करोगे, सिक्कों में क्या था? पण, चांदी का पण जो राज्य की मुद्रा थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है, इसको कर्षापण भी कहा गया है। ये कितनी थी? 3/4 तोला। किसकी बनी थी? चांदी का। इसका उल्लेख है अर्थशास्त्र में। अच्छा, फिर देखो, सोने के क्या थे? निष्क